वंस अगेन आप सभी का वेलकम है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, योर बायोलॉजी मेंटर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। और हाँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको इवोल्यूशन के 80 क्वेश्चन नहीं 80 नहीं 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो ये सीरीज, इसके पहले हमने 3 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए फॉर 20 क्वेश्चंस इनटू 360 क्वेश्चन। इस वीडियो में टॉप सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन को हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा फटाफट लेक्चर सीरीज है और ये वीडियो हम बना रहे हैं उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एंड बॉटनी की तैयारी करते हैं, वो जो पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमने इसको डिजाइन किया है। तो ये क्वेश्चन एक तरह का कॉमन जूलॉजी की क्वेश्चन है जो तीनों एग्जाम को टारगेट करता है और 1 2 4 क्वेश्चन तो आपके फंसने ही फंसने एकदम श्योर है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप कितने बेहतर हैं आपके टॉपिक में। आई होप कि आप इवोल्यूशन इसके पहले पढ़े होंगे। और हाँ, जब ये क्वेश्चन बनाएंगे आप तो मेरे आंसर बताने से पहले या तो वीडियो को पॉज कर दे और आप अपना आंसर टिक करें। आंसर टिक करके चेक करें कि मैं जो बता रहा हूं और आपका आंसर जो है वो मैच होता है या नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट बिना किए स्टार्ट करते हैं। हु वाज ह्यूगो डी व्रीज एंड व्हाट इज द बेस्ट नोन फॉर इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ह्यूगो डी व्रीज को किस नाम से जानते हैं? पायनियर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। डिस्कवरर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन है वो जानते हैं। डेवलपर ऑफ द सेल थ्योरी या फिर फाउंडर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। तो मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे एस्पिरेंट देखते ही बना देंगे। इसका आंसर जो है वो है आपका डी, द फाउंडर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी। यहां मैंने ह्यूगो डी व्रीज के बारे में डिटेल बताया है। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है ये कौन है। ये डच बॉटनिस्ट है जो उन्होंने 20th सेंचुरी में एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इनके अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सडन हो रहा है और लार्ज पॉपुलेशन में हो रहा है। इसको हम कहते हैं सॉल्टेशन। ये वर्ड भी आगे क्वेश्चन में आएगा। रेदर देन दी सोरली बाई ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल वेरिएशन, जो कि डार्विन ने कहा था। इन्होंने डार्विन के थ्योरी को सीधा गोली मार दिया था। हालांकि डार्विन की थ्योरी को स्लो और ग्रेजुअलिज्म के नाम से जानते हैं, तो इन थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि इससे ज्यादा फेमस डार्विन की थ्योरी है एंड मोस्ट एक्सेप्टेड है एज कंपेयर टू ह्यूगो डी व्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, which natural selection type is primarily responsible for evolution of antibiotic resistance in bacteria? मान लो कि भाई एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में जब हम एंटीबायोटिक डाल देंगे, मान लो हमने एंटीबायोटिक डाला, तो जो लोग जिंदा बच जाएंगे वही लोग अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे। मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में शिफ्ट हो जाएगा और एक डायरेक्शन से दूसरे में शिफ्ट होना क्या कहलाता है? डायरेक्शनल। तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। आंसर ए। स्टेबलाइजिंग नहीं होगा, डिस्ट्रप्टिव नहीं होगा, बैलेंसिंग नहीं। चलिए, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर करता है बैक्टीरिया विद म्यूटेशन दैट प्रोवाइड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, चलो, व्हिच थ्योरी सजेस्टेड द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? तो भैया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था? म्यूटेशन थ्योरी में बोला है, लेमार्किज्म में बोला है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में बोला है या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में बोला है? तो नेचुरल सिलेक्शन तो बोलता है इसमें क्या बोला है? द फंडामेंटल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि डार्विन ने बोला है। तो ये तो नहीं है। मॉडर्न थ्योरी इस बात को मानता नहीं है। एक्वायर कैरेक्टर को मानने वाला, यूज एंड डिसयूज को मानने वाला कौन है? लेमार्किज्म। तो आंसर आपका आ जाएगा ए फॉर एप्पल। लेमार्क की थ्योरी है, पूरा डिटेल बताया हुआ, वही लंबे गर्दन वाले जिराफ की बात। तो ये देख लेना आप लोग। चलो, विच अर्ली ह्यूमन स्पीसीज इज नोन फॉर द फर्स्ट यूज ऑफ फायर? पहली बार आग का यूज करने वाला कौन था? होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस निएंडरथैलिस था, होमो इरेक्टस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। आंसर बता दूं? चलिए आप चेक करो अपने आंसर के साथ में। इसका आंसर है होमो इरेक्टस। नाम क्या है? होमो इरेक्टस is credited with the earliest known for controlled use of fire. ठीक है, dated approximately 1 million year ago, आज से 1 million year ago पहले इनके पास ability थी to provided the warmth, protection from the predator and enable the cooking, which is improved nutrition and possibility of cognitive development. Okay, so इसके बारे में डिटेल आप देख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं।
विच थ्योरी सजेस्टेड लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर वाया केमिकल प्रोसेस। तो भैया केमिकल प्रोसेस को कौन करवाया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अपने आप बन जाता है लद्दी चिकले से बोलते थे वो। ओपरिन हेल्डेन की थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, तो ये दोनों तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का प्रूफ है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल, ओपरिन हेल्डेन की केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी। ओके, ये अच्छे से पढ़ लेना, हम आगे बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट थ्योरी एम्फसाइजेस यूज एंड डिसयूज? अब भी मैंने बताया है, यूज और डिसयूज को किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने, लमार्क ने, ह्यूगो डेविस ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? तो इसको बताने वाला कौन है? लमार्क है। आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल। फटाफट सीरीज है इसलिए मैं ज्यादा वेट नहीं कर रहा, मगर मैं आपको बोला हूं, क्या बोला मैंने? आप क्वेश्चन को पढ़ो, और यदि मेरे पढ़ने के बाद भी आप थोड़ा स्लो हैं तो वीडियो को पॉज कर लो और पहले आप बना लो, उसके बाद मेरे आंसर को सुन लो तो आपके काम आ जाएगा। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, लमार्क ही आएगा। हु चैलेंज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? अपने आप बन जाने वाले कॉन्सेप्ट को किसने चैलेंज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू? लुइस पास्चर ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक तो सेल थ्योरी का है, जेनेटिक्स का है। डार्विन और ये आपका लुई पास्चर। तो भैया लुई पास्चर ने, मैंने वीडियो में बताया है, आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लो जाके। एक लंबे गर्दन वाले, एक हंस के गर्दन जैसे वाले फ्लास्क में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट यहां पे लिखा है। लंबे गर्दन वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन बहुत गलत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी वो वहां पे लाइफ बना सकता है, या अन्यथा नहीं बना सकता। विच टूल कल्चर इज एसोसिएटेड विथ होमो हैबिलिस? ये तो एकदम डेटा है। होमो हैबिलिस के लिए कौन सा टूल कल्चर जो है काम आता है? तो ये है बेटा ओल्डोवान। नाम है इसका क्या? ओल्डोवान। तो ओल्डोवान के बारे में मैंने नोट करके लाया हूं, मुझे भी ज्यादा इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। होमो हैबिलिस इज लिंक्ड विद द ओल्डोवान टूल कल्चर। ये ओल्डोवान टूल कल्चर क्या है? तो भैया बाई सिंपल स्टोन प्लैंक एंड कोर शेप्ड बाय द percussion. This tools dating from about 2.6 million year ago represent the earliest known stone tool. तो स्टोन टूल के बारे में जो ज्यादातर यूज करते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है ओल्डोवान में। और ओल्डोवान किसकी कल्चर सभ्यता है? तो याद रखना होमो हैबिलिस की कल्चर सभ्यता के अंदर आता है। आगे, which work did Charles Darwin publish in 1859 to introduce the theory of evolution by natural selection? मतलब किनके साथ इन्होंने अपने थ्योरी को बनाया? द डिसेंट ऑफ द मैन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द वेरिएशन ऑफ एनिमल, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। कौन सी थ्योरी थी? सबको पता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अधूरा दिया हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बॉल। आंसर आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल। इसको अच्छे से देख लो और मुझे बताना यदि कोई दिक्कत हो रही होगी तो। ठीक, रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक बार तो भैया पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, पता चला कि हमने रिकॉर्डिंग के बटन को प्रेस नहीं किया है, तो बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि क्लास खड़े खड़े बनाना पड़ता है, पैर दुखता है। ठीक है, हमारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है कि आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। चलो, डार्विन्स लैंडमार्क बुक क्या? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिटेल्ड एविडेंस एंड द आर्गुमेंट सपोर्टिंग द नेचुरल सिलेक्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द जर्म प्लाज्म थ्योरी? इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी जर्म प्लाज्म थ्योरी को किसने दिया है? वेस्टमैन ने, ह्यूगो डेविस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल या जीन बैप्टिस्ट लैमार्क? आंसर है आपका ऑगस्ट वेंसमैन। तो वेंसमैन ने प्रपोज किया था जर्म प्लाज्म थ्योरी, इन्होंने 22 जनरेशन तक चूहे के पूंछ को काट के बताया था कि सोमैटिक कैरेक्टर कभी भी जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाते, ओनली जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। ओके, which plant species did Hugo de Vries study for formulate his mutation theory?
पाइसम सटाइवम मटर के प्लांट को, या फिर ओएंथेरा लैमार्कियाना, या फिर जियामेज मक्के का प्लांट है, या फिर एराबिडोप्सिस थैलियाना। ये 4 प्लांट में से ह्यूगो ड्यूरिस ने कौन से प्लांट की स्टडी की थी फॉर म्यूटेशन थ्योरी? तो वो प्लांट का नाम है बेटा ओनिथेरा लैमार्कियाना। आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉल। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना। Which important fossil specimen was discovered by, ये मैंने बोला ना ये नाम आएगा, पिछले वीडियो मैंने बताया था डोनाल्ड जॉनसन इन यूथोपिया। किस स्पीसीज को उन्होंने खोजा था? लूसी को, टुआंग चाइल्ड को, ठीक है, टर्कना बॉय, या फिर जावा एपमैन। किसको ढूंढा था? ये बहुत फेमस है, नाम है ल्यूसी। आपका आंसर है डोनाल्ड के लिए ल्यूसी। तो ल्यूसी को इन्होंने 1974 में कहां ढूंढा था? अफार रीजन ऑफ इथोपिया। नोट कर लेना, ये की पॉइंट है। अफार रीजन ऑफ इथोपिया में 1974 को इसको डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर किया था? डोनाल्ड जॉनसन ने। चलो, व्हाट एविडेंसेस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिसेंट इन इवोल्यूशन? कॉमन डिसेंट इन इवोल्यूशन, कॉमन डिसेंट मतलब क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन। कॉमन डिसेंट का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक कोई ना कोई कैरेक्टर आपके अगले जनरेशन में जाएगा। और कॉमन डिसेंट थ्योरी को दिया था तुम्हारा डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन इन कॉमन डिसेंट थ्योरी। और ये आपका मैच करता है सिमिलैरिटी इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास में समानताएं। म्यूटेशन तो नहीं है, म्यूटेशन को इसने सपोर्ट नहीं किया। जेनेटिक ड्रिफ्ट अलग होती है, इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन भी बिल्कुल अलग होता है, थ्योरी में हमने समझाया था। चलो, embryological similarity among the different species such as the presence of pharyngeal pouches suggest a common ancestry. This developmental resembling the providing the coupling evidence for the descent from the common ancestor. नहीं समझ में आया है कि नहीं? बस इतना समझो कि यदि हमारे पूर्वज एक ही हैं तो हमारे में कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे, बात खत्म। Who introduced the concept of natural selection and co-published with Darwin? किन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया? तो हमको तो पता है कि डार्विन ने बताया, मगर डार्विन को वो चार्ट के फॉर्म में लव लेटर किसने भेजा? डार्विन को चार्ट के फॉर्म में लव लेटर किसने भेजा? वो भेजने वाले का नाम आपका आंसर होगा। तो क्या वो लैमार्क है, क्या वो वेलेस है, क्या वो मेंडल है, क्या वो ह्यूगो डे व्रिज है? तो यहां मेंडल को तो दूर कर दो, ये जेनेटिक्स का है। ह्यूगो डे व्रिज तो डार्विन के अगेंस्ट था। लैमार्क का कॉन्सेप्ट भी अलग है, तो आंसर आ जाएगा रसेल वैलेस। अल्फ्रेड रसेल वैलेस है। इन्होंने अपने डेटा को इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेट किया था और अपने पूरे थ्योरी को चार्ल्स डार्विन को इन्होंने सेंड किया था। ओके, चलिए 75। Which evolutionary concept explain the slow and continuous change? ध्यान दो, स्लो एंड कंटिन्यूअस चेंज को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, जो कि स्लो होता है। और नेचुरल सिलेक्शन जस्ट उल्टा होता है म्यूटेशन के। म्यूटेशन को सॉल्टेशन कहते हैं, और ये भी म्यूटेशन ने लिखा हुआ है, दोनों वही है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम तो नहीं आएगा। ग्रेजुअलिज्म, यही तुम्हारा डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म ग्रेजुअलिज्म मान सकते हो कि आंसर आपका बी आ जाएगा। यहां पे मैंने मेंशन किया है कि भाई डार्विन की थ्योरी ही आपका ग्रेजुअलिज्म की थ्योरी में आता है। क्या सपोर्ट करता है? स्पीसीज इवॉल्व थ्रू अ कंटिन्यूअस accumulation of the small genetic changes long over the period. Okay, so 75 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से गैसेस का यूज मिलर एंड यूरे ने किया था? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। बोलो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को बोलो। इतना डेंजर लग रहा है मगर कुछ भी नहीं है। इतना डेंजर लग रहा है मगर कुछ भी नहीं है। इसका आंसर तो मई बताता है। कौन बताएगा? मई, चिंगम पांडे। येलो आंसर आएगा बी, मेथेन 3। ठीक है, 2 3 4 H2। ठीक है भाई, CH3 NH4 या NH3 आप मेंशन कर सकते हो। और वाटर के वेपर कितना डिग्री सेल्सियस? 800 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर में।
और कौन सा रॉड यूज किया था? टंगस्टन का रॉड इन्होंने यूज किया था। तो आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉल। हाँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मेंशन कर दिया हूं। CH4, CH3 एंड CH4, अमोनिया NH3NH4, H2 एंड वाटर वेपर का इन्होंने यूज किया था। और हाँ, इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोवाइड किया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। According to O'Brien-Haldane theory, what kind of atmosphere exists in the early Earth? ये पहले वीडियो में ही बताया। पहले वाले वीडियो में जो मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड किए इवोल्यूशन के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया है। अर्ली प्रिमिटिव लाइफ इज रिडक्शनल। आंसर आ जाएगा आपका डी, विथ वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। ये गैस नहीं है, ये O2 नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी, तभी तो एटमॉस्फेयर कैसा था? रिडक्शनल था। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कैसा होता है। ओके, Which species is considered the direct ancestor of modern human? आज के जो आधुनिक मानव है उनके डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो बहुत पुराना है। डायरेक्ट एंसेस्टर में इन 3 आएंगे। 3 में से देखो ये भी पुराना है, आप 2 में कंपेयर करो, होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस निएंडरथल। तो भैया होमो सेपियंस निएंडरथल और होमो इरेक्टस में, हालांकि दोनों सही हैं, मगर मैं डायरेक्ट एंसेस्टर की बात करूं तो आएगा आपका होमो इरेक्टस, क्योंकि होमो इरेक्टस के समय में देखो भाई, होमो इरेक्टस इमर्ज अबाउट द 1.9 मिलियन ईयर एगो एंड इज कंसिडर्ड द की एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न होमो सेपियंस। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? होमो इरेक्टस लगभग 19 लाख वर्ष पहले प्रकट हुआ था और आधुनिक होमो सेपियंस का महत्वपूर्ण पूर्वज माना जाता है। इसके शरीर के आकार में मानव सदृश थे, आग का प्रयोग करते थे और जटिल औजार बनाते थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक फैल गया, जो कि आधुनिक मानव तक की उत्क्रांति में एक बड़ा कदम था। इसके जीवाश्म बड़े मस्तिष्क और सीधी मुद्रा दिखते थे, जो कि मानव विकास के लिए आधारशिला है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रूफ होता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 78, विच ब्रॉडर हाइपोथेसिस डज मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट सपोर्ट? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट किस चीज को सपोर्ट करते हैं? केमिकल इवोल्यूशन को, स्पेशल क्रिएशन को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स? एक्वायर्ड ट्रेट वाला तो लैमार्क है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो पूर्वक बेकार वाला थ्योरी है। इसी को डिस्प्रूव करने के लिए कौन सी थ्योरी आई थी? केमिकल थ्योरी, ओपरेन-हेल्डेन थ्योरी। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, केमिकल थ्योरी, द फाइंडिंग सपोर्ट ऑफ हाइपोथेसिस दैट लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक कुड हैव formed from the simpler organic chemical through natural process on the early earth, जो कि है केमिकल इवोल्यूशन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बट हाँ ये लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं और प्रोवाइड करूंगा, तब जाके इवोल्यूशन के पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो भाई, पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में हमारे जो जॉब आ रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब आ रहे हैं, प्लीज अपना एक्टिविटी शो करो, तभी जाके आप बेहतर कर पाओगे। और छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में अपना पोजीशन सिक्योर कर पाएगा। तो करो यार, कुछ तो करो भाई। कैसे कर रहे हो आप? ठीक है। व्हाट डिड ओबरिन प्रपोज एज द प्रिकर्सर ऑफ द लिविंग सेल? प्रिकर्सर ऑफ द लिविंग सेल कौन है? प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट से बना प्रोटोसेल, प्रोटोसेल से बना प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट से बना है यूकैरियोट। और आर्टिफिशियल प्रोटोबायोन्ट्स को क्या बोलते हैं? कोएसरवेट्स। तो कोएसरवेट से जिंदगी बनी है, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, मल्टीसेलुलर एल्गी से नहीं। बात खत्म। कोएसरवेट के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लो। और हाँ भैया, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भले लाइक मत करो, डिसलाइक कर दो भाई, मगर सब्सक्राइब करो यार। एक छत्तीसगढ़ का टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी बोलूं कि मेरे भैया 20,000 सब्सक्राइबर है, मात्र मेरे 6,000 सब्सक्राइबर हैं। आपके लिए मेहनत 50,000 की हो रही और सब्सक्राइबर मात्र 6,000, ये तो नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी को थोड़ा सा कम करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो जो टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीडी एग्जाम या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए बेस्ट होगा।
ये सुदेश सर का प्रॉमिस है, और नहीं तो बिल्कुल हमारे कॉलेज आओ मिलने, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल कंटेंट आपके काम आएगा या नहीं, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। बट हाँ, सुदेश सर का एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई नोटिफिकेशन आने तक ही एक्टिवेट नहीं रहना है, नोटिफिकेशन के आने तक ही एक्टिवेट नहीं रहना है, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन का टाइम जब पुराना हो जाए तो भी आपको एक्टिव रहना है टिल जब आप तक आपका एग्जाम का दिन खत्म ना हो जाए, तभी जाके सिलेक्शन मिलेगा, तभी जाके आपको जॉब मिलेगा जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं। तो पाने का रास्ता बहुत कठिन है, मेहनत करना पड़ेगा, और इसका और कोई साधन और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ।